अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री गुरुजी क्लासेस में। तो देखिए हम अपने जो सॉल्यूशन चैप्टर कर रहे थे चैप्टर 2 क्लास 12 का, उसकी लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं एंड दिस इज 5th लेक्चर ऑफ आवर लेक्चर सीरीज चैप्टर सॉल्यूशन। तो देखिए हमने अभी तक 4 लेक्चर जो आए हैं उनमें क्या क्या कर लिया है। मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया था क्या होता है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन डिस्कस कर लिए हैं हमने, कंसंट्रेशन डिस्कस कर लिए, कंसंट्रेशन की टर्म्स डिस्कस कर लिए हैं, उनकी डेफिनेशन, उनके फार्मूलाज डिस्कस कर लिए हैं। उसके बाद हमने करा था कि उसके बेस पे जो हमारे न्यूमेरिकल्स थे इंटेक्स न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, उसमें क्या अप्रोच रखनी है वो हमने डिस्कस कर ली थी। उसके बाद फिर हमने क्या डिस्कस करा था, सॉल्युबिलिटी, वेपर प्रेशर, उसके बाद सॉल्युबिलिटी जो हमारी गैसेस इन लिक्विड या फिर सॉलिड इन लिक्विड इसके बारे में डिस्कस किया था, उसको फैक्टर क्या इफेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में डिस्कस किया था और हेनरी लॉ डिस्कस किया था। तो अब जो आज के लेक्चर में हमें करना है, आज के लेक्चर में हमें करना है जो हमारे इंटेक्स के क्वेश्चन हैं हेनरी लॉ के ऊपर वो हमको सॉल्व करने हैं। ये हेनरी लॉ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट स्टेटमेंट भी आ जाता है इसका और इसके बेस पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो वो आपको ऐसी डिट्टो बुक में से रखे हुए मिलेंगे, चाहे वो इंटेक्स का दे या फिर आपको टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज का दे। तो आज जो क्वेश्चन करने वाला हूँ मैं वो क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया तरीके से कंसंट्रेशन से फोकस से समझने हैं, तो ज़रूर ध्यान दीजिएगा किस तरीके की उसमें अप्रोच लगा रहा हूँ। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ नहीं होता है इन न्यूमेरिकल्स में, सिर्फ फार्मूला अप्लाई करना पड़ता है। जो वैल्यू दे रखी है वो एक जगह लिख लीजिए और फार्मूला अप्लाई कीजिए, धीरे धीरे बिल्कुल काम माइंड से आप उसको सॉल्व कीजिए। आपका न्यूमेरिकल बिल्कुल बढ़िया तरीके से सॉल्व होना चाहिए। बस इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है, आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है वो बढ़िया होनी चाहिए, तभी आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो पाएगा। अगर आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन बढ़िया नहीं है तो आप फार्मूला लगा देंगे, लेकिन मैथमेटिक्स की वजह से आपका सॉल्व नहीं हो पाएगा तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा और उस पर आपके हाफ मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आपने अप्रोच तो किया है लेकिन क्वेश्चन गलत हो गया कैलकुलेशन की वजह से, तो कैलकुलेशन के आपके हाफ मार्क्स कट जाएंगे। तो क्वेश्चन में आपकी सुविधा के लिए और मेरी दोनों की सुविधा के लिए यहाँ पर मैं अटैच कर दूंगा क्वेश्चन आपका। मैं यहाँ से देख लेता हूँ क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट है मेरा। क्वेश्चन फर्स्ट में कह रहा है H2S, a toxic gas with Rutan-like smell, is used for qualitative analysis। ये कह रहा है जो हमारी H2S गैस होती है, कौन सी गैस? H2S गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो H2S गैस जो है वो एक टॉक्सिक गैस होती है, जहरीली गैस होती है और उसकी स्मेल कैसी होती है? रुटन एग लाइक स्मेल होती है, मतलब जैसे सड़े हुए अंडों की स्मेल आती है इस तरीके की उसकी स्मेल होती है। और वो किस लिए यूज की जाती है? क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज की जाती है हमारी। तो देखिए क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो 2 तरीके के एनालिसिस हम देखेंगे। जब हम 11th में प्रैक्टिकल किए थे या फिर 12th में प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें 2 तरीके के एनालिसिस होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक होता है हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस जो होता है उसमें क्या करते हैं हम, फंक्शनल ग्रुप वगैरह ये सब डिटरमाइन करते हैं कि इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, आपने भी निकाला होगा। तो वो होता है हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है जिसमें मोलरिटी वगैरह ये सब निकालते हैं कि इसकी मोलरिटी क्या है, मास परसेंटेज क्या है, कंसंट्रेशन क्या है, तो वो होता है हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, तो ये जो है H2S गैस ही कह रहा है हमारी टॉक्सिक गैस होती है और रुटन लाइक स्मेल होती है और ये हमारी क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमारे वर्क काम आती है। आगे कह रहा है द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP इज 0.195 मोलल। स्मॉल एम दे रखा है, देखिए क्या दे रखा है, 0.195 एम। स्मॉल एम क्या है? ये मोलल। मोलल 2 चीजें पढ़ाई थी आपको, मोलरिटी और मोलैरिटी। मोलैरिटी के लिए स्मॉल एम और मोलैरिटी के लिए कैपिटल एम, और यहाँ पे यूनिट क्या दे रखी है? स्मॉल एम। इसका मतलब ये क्या है? हमारी मोलैलिटी। उसने क्या दे दी है हमें? मोलैलिटी दे दी। बात आई समझ में? तो ये क्या है? हमारी मोलैलिटी। अब देखिए ध्यान से देखिए स्टेटमेंट को, क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S गैस इन वाटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। एक चीज और दे रखी है STP। STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। STP पे हमारी H2S गैस की मोलैलिटी इतनी है, मतलब सॉल्युबिलिटी इतनी है और सॉल्युबिलिटी इतनी दे रखी है, मोलल में दे रखी है, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी नहीं है, ये मोलैलिटी है। देखिए यही धोखा हो जाता है, एग्जामिनर खेल जाता है वर्ड्स में। यहाँ पे कह तो रहा है सॉल्युबिलिटी, लेकिन हमें समझना है कि यूनिट उसने कौन सी लगा रखी है, यूनिट लगा रखी है मोलल, तो इसका मतलब ये है मोलैलिटी। तो यूनिट्स पे मेन ध्यान रखना है, यूनिट से ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा।
ठीक है। तो हमारा ये हमारा डाटा दे रखा है और आगे क्या कह रहा है, कैलकुलेट हेनरी लॉ कांस्टेंट। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हेनरी लॉ कांस्टेंट मतलब KH को कैलकुलेट करना है। तो ये हमारा डाटा दे रखा है। अब एक बात बताइए मुझे, STP है, STP पे मैं आपको बता दूं, STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो STP पे अगर मैं प्रेशर की बात करूं, STP पे मेरा प्रेशर होता है 0.987 बार। जो प्रेशर होता है STP पर हमारा, ये याद रखना है, प्रेशर हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, जो स्टैंडर्ड कंडीशन होती है उसमें प्रेशर की वैल्यू होती है 0.987 बार, या फिर इसको 1 के भी इक्विवेलेंट रख सकते हैं। किसके इक्विवेलेंट रख सकते हैं हम, 1 बार के भी इक्विवेलेंट रख सकते हैं, लेकिन जो हमारा एक्यूरेट होता है वो होता है 0.987 बार। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं, देखिए अगर वैसे इस जो हमारा न्यूमेरिकल है इसमें सिर्फ प्रेशर की जरूरत है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, टेम्परेचर हमारा स्टैंडर्ड कंडीशन पे होता है 273.15 केल्विन। और अगर मैं स्टैंडर्ड कंडीशन पे वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम होता है 22.7 लीटर। ये हमारा स्टैंडर्ड कंडीशन की प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम की वैल्यूज होती हैं। लेकिन हमें इस न्यूमेरिकल में सिर्फ प्रेशर की जरूरत पड़ेगी। वो कैसे, हमें निकालना है KH निकालना है। अब देखिए हेनरी लॉ जब मैंने आपको पढ़ाया था, एक रिलेशन भी पढ़ाया था। रिलेशन क्या था, P = KHX। ये था मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर में हमारा रिलेशन। बात आई समझ में, KH हमें निकालना है, तो KH को एक तरफ लिख लो। KH क्या हो जाएगा हमारा, KH = P/X। बात आई समझ में, KH क्या हो जाएगा, P/X। अगर मैं प्रेशर किसकी बात कर रहा हूँ, H2S की बात कर रहा हूँ, तो मोल फ्रैक्शन की भी किसकी बात करूंगा, मैं H2S की बात करूंगा। आई थी बात समझ में। तो अब देखना है हमें, भाई प्रेशर तो मेरे पास है, प्रेशर क्या है 0.987 बार यहाँ पे रख दूंगा, लेकिन मोल फ्रैक्शन निकालना है। अब देखिए वापस से आ जाइए मोल फ्रैक्शन पे। मोल फ्रैक्शन जो H2S है हमारा, इसका मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन का याद करिए क्या होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ कंपोनेंट। और कंपोनेंट क्या है यहाँ पर H2S, और टोटल कंपोनेंट क्या हो जाएंगे हमारे, H2S किस में सॉल्युबल है हमारा, वाटर में सॉल्युबल है। ठीक है, तो एक चीज देखिए यहाँ पर, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट मतलब H2S का निकालिए तो ऊपर H2S आ जाएगा, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट मतलब H2S के भी और वाटर के भी। आई थी बात समझ में। अब देखिए एक चीज है हमारी, जो हमारा ये मोलैरिटी दे रखी है, यहां से कुछ चीज हमें निकालनी है। ये क्या कह रहा है 0.195 मोलल, ये क्या दे रखी है मोलैरिटी। और मोलैरिटी का फॉर्मूला याद कीजिए, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मेरा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। जब मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी, यही पढ़ाई थी कि कितना अमाउंट ऑफ मोल्स हमारा सॉल्यूट का डिसॉल्व हो रहा है 1 kg सॉल्वेंट में। आई की बात समझ में। तो अगर मैं बात करूं, ये हमारा 0.195 मोलर दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या इंप्लाई करेगा यहाँ पे, ये इंप्लाई करेगा 0.195 मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन कितने में, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg मतलब 1000 ग्राम ऑफ वाटर। इतनी बात आ गई समझ में। तो हमारा जो वाटर है, वाटर कितना दे रखा है 1000 ग्राम। अब हमें दो चीजें पता चली, एक तो हमारा जो हमारा NH2S है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S कितना हो गया हमारा 0.195, और वाटर का हमारा वेट जो है वो कितना आया हमारा, जो हमारा H2 है उसका वेट हमारा 1000 ग्राम। अगर मैं देखिए NH2S को हमें पता चल गया कितना आ गया हमारा 0.195 मोल्स। इतनी बात आ गई समझ में। और अगर मैं NH2O की बात करूं, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं हमारे, मास अपॉन मोलर मास मतलब W/M, और W हमारा कितना है 1000 ग्राम। कितनी बात आ गई समझ में, 1000 ग्राम अपॉन कितना मोलर मास। ठीक है, मोलर मास क्या हो जाएगा वाटर का, वाटर का होता है मेरा 18 ग्राम पर मोल। इतनी बात आई समझ में।
जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ग्राम से ग्राम कट जाएगा हमारा, ठीक है, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, मोल ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा 55.55 मोल। अब देखिए हमारा NH2S सॉरी ये NH2O है, NH2S भी हमारे पास है, NH2O भी हमारे पास है, तो क्या इसमें अप्लाई करते हैं वैल्यू? इसमें अगर अप्लाई करेंगे हम वैल्यू तो इसमें वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, जो NH2S कितना आ जाएगा हमारा 0.195 अपॉन कितना आ जाएगा हमारा 0.195 प्लस H2O कितना है 55.55, ये हमारी XH2S मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। और हमारा जो भी आएगा यहाँ पर, ये आ गया, मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी आ गया तो यहाँ पर रखेंगे, प्रेशर की वैल्यू हमें पता ही है, प्रेशर क्या है हमारा 0.987, दोनों वैल्यू रख देंगे, KH की वैल्यू हमारी कैलकुलेट हो जाएगी। जो भी वैल्यू आएगी कैलकुलेट होके वो आप देख लेना, वो मैं इसकी जो वैल्यू है, इसका मतलब परफेक्ट सॉल्यूशन जो होगा वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहां से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में आप ऐड हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाकर मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप वहां से क्रॉस चेक कर लीजिएगा किस तरीके से हम इसकी वैल्यू KH की कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए दोबारा से समझा देता हूँ, H2S गैस दे रखी थी हमारी, उसकी जो मोलैलिटी दे रखी थी वो हमारी दे रखी थी 0.195 मोलल। इसका मतलब क्या है कि मोलैलिटी का फॉर्मूला ही होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्विंग 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब क्या है 0.195 मोल्स ऑफ सॉल्यूट है हमारे, और वो 1000 ग्राम सॉल्वेंट में मतलब वाटर में हमारे डिसॉल्व हो रहे हैं। तो NH2S हमारा यहाँ से निकलता है 0.195, और जब इसका वेट दे रखा है, वाटर का मोलर मास हमारे पास है, तो NH2O भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि हमारे पास 55.55 मोल आ गया। उसके बाद स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर दे रखा था, इसमें प्रेशर की वैल्यू होती है स्टैंडर्ड कंडीशन पे 0.987 बार होती है। KH हमें कैलकुलेट करना है, सीधे सीधे हेनरी लॉ लगाएंगे, P = KHX, KH को एक तरफ रखेंगे, X को नीचे ले आएंगे, ये आ जाएगा हमारा P/X। प्रेशर की वैल्यू हमें दे रखी है, मोल फ्रैक्शन हम कैलकुलेट कर लेंगे NH2S अपॉन NH2S प्लस NH2O, ये हमने कैलकुलेट कर लिया, इनकी वैल्यू रख के मोल फ्रैक्शन निकाल देंगे, यहाँ पर दोनों वैल्यू रख के KH को कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना था, सिर्फ सिंपल अप्रोच थी, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि फॉर्मूला में क्या क्या हो सकता है हमारा, उसके बाद इसमें अप्रोच कर लेनी थी। बस सिर्फ करना क्या है, जो जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है वो क्वेश्चन में डाटा यहाँ पे लिख लेना। क्वेश्चन को बहुत, क्वेश्चन के जो वर्ड्स हैं उसमें खेल जाता है एग्जामिनर, उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है कि एग्जामिनर आखिर कहना क्या चाह रहा है। और यूनिट्स को तो बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना है कि यूनिट्स में कहीं कुछ घपला तो नहीं हो रहा, कहना कुछ चाह रहा है और हम कुछ और समझ रहे हैं, तो यूनिट्स को बहुत ध्यान से देखना है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हेनरी लॉ के ऊपर, जो कि हमारा इंटेक्स क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, और उसको भी बहुत बढ़िया ध्यान से हमें समझ के चलना है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर। ये कह रहा है जो हेनरी लॉ कांस्टेंट है किसके लिए, CO2 इन वाटर, वो कितना है हमारा हेनरी लॉ कांस्टेंट CO2 इन वाटर कितना दे रखा है हमें 1.67 × 10⁸ पास्कल। ये हमें KH दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। उसके बाद पूछ रहा है कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर, मतलब मास ऑफ CO2 हमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, ये मोलैलिटी नहीं है, ये मास है, मतलब वेट ही कर लो चलो इसको, W। ये हमें CO2 पूछ रहा है कि कितना होगा अगर हमारा सोडा वाटर 500 ml, 500 ml सोडा वाटर का मतलब क्या है, उसमें वाटर कितना है भाई, सोडा वाटर जब ही तो बना होगा जब वाटर में CO2 मिला देंगे। तो 500 ml का है, तो इसका मतलब वाटर का जो वेट है हमारा WH2O जो है हमारा, वो कितना है 500 ml है, इतनी बात आई समझ में। उसके बाद कह रहा है हमारा when packed under 2.5 atm CO2 प्रेशर, जो हमारा पार्शियल प्रेशर है CO2 का वो कितना दे रखा है 2.5 atm, ये हमारा पार्शियल प्रेशर दे रखा है, और टेम्परेचर दे रखा है 298 केल्विन। वैसे इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन उसने फिर भी टेम्परेचर
मेंशन कर रखा है। हमें निकालना क्या है, WCO2 निकालना है, वेट निकालना है CO2 का। अच्छा, अगर जहाँ पे KH दे रखा होगा ना आपको, वहाँ पे सीधे हेनरी लॉ वाला फॉर्मूला लगा देना है। फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला है हमारा, क्या था फॉर्मूला हमारा, फॉर्मूला था हमारा P = KHX। मोल फ्रैक्शन में यही तो फॉर्मूला था। अब देखिए P हमारा दे रखा है, ये मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना है, देखो KH जो हमारा मास आएगा, WCO2 आएगा, वो आएगा हमारा मोल फ्रैक्शन से। किससे आएगा, मोल फ्रैक्शन से। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, P प्रेशर किसका, CO2 का, KH किसका मेरा, CO2 का, और X किसका मेरा, ये भी CO2 का। और अगर मैं मोल फ्रैक्शन को एक तरफ कर दूं तो क्या आ जाएगा मेरा, X CO2 = P CO2 अपॉन KH CO2। कितनी बात आई समझ में। अब देखिए PCO2 जो है हमारा, PCO2 हमारा क्या हो जाएगा, 2.5 ATM। कितना हो जाएगा, 2.5 ATM। लेकिन ध्यान से देखिए, चलिए एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, ATM अपॉन KHCO2 क्या है हमारा, KHCO2 है हमारा 1.67 × 10⁸ पास्कल। अब देखिए ध्यान दीजिए, ATM और पास्कल दोनों ही हमारी प्रेशर की टर्म है, लेकिन दोनों यहाँ पे डिफरेंट हो रही है। हमको एक करनी है, या तो पास्कल को ATM में चेंज कर लो, या फिर ATM को पास्कल में चेंज कर लो। तो देखिए ATM को पास्कल में चेंज करना ज्यादा आसान रहता है। कैसे चेंज करते हैं, 1 ATM कितना आता है, 1 ATM = 10132.5 पास्कल। ये इसकी वैल्यू होती है। 1 ATM की को अगर कन्वर्ट करेंगे तो 101.325 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो हमारा पास्कल में चेंज हो जाएगा। अगर मान लीजिए मेरा बार में दे रखा है, 1 बार दे रखा है, तो उसको पास्कल में चेंज करना पड़ेगा, तो उसको हम 10⁵ से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन यहाँ पे किसमें दे रखा है, ATM में, तो मेरा किससे मल्टीप्लाई होगा, 2.5 × 101.325 पास्कल आ गया यहाँ पे, अपॉन 1.67 × 10⁸ पास्कल आ गया यहाँ पे। अब बिल्कुल ठीक हो गया। अब देखिए इसको तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। XCO2 जो हमारा मोल फ्रैक्शन है CO2 का, इसका फॉर्मूला लगाइए, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ कंपोनेंट। आप देख रहे हैं अब तक जितना भी न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, सब में मोल फ्रैक्शन आ रहा है, तो मोल फ्रैक्शन वाला हमारा फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए XCO2 जो है, इसका अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्या हो जाएगा हमारा, XCO2 मतलब NCO2 अपॉन NH2O प्लस NCO2, या फिर ऐसे लिखें NCO2 अपॉन NCO2 प्लस NH2O। एक ही बात है, आगे पीछे लिख दिया, आपको उसकी आदत है तो मैंने इस तरीके से उसको लिख दिया। और ये वाली वैल्यू एज इट इज रख लेंगे, कितनी आ जाएगी, 2.5 × 101.325 पास्कल अपॉन 1.67 × 10⁸ पास्कल। ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हमें काम क्या करना है, NCO2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकालने हैं, और NH2O इसके हमारे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो देखिए एक चीज और, इसमें अगर हम CO2 और H2O में कंपैरिजन करें, तो भाई वाटर तो हमारा बहुत ज्यादा है और CO2 हमारा बहुत कम है। तो देखिए वाटर के कंपैरिजन में CO2 हमारा इतना कम हो जाता है कि इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ऐसे अगर किसी व्यक्ति के पास 1 लाख रुपए हैं और उसके बराबर में खड़ा हुआ व्यक्ति जिसके पास सिर्फ 1 रुपया है, तो 1 रुपए वाले को नेग्लेक्ट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, कि उसकी तो कोई बिसात ही नहीं बची, औकात ही नहीं बची। तो देखिए हमारा इसी तरीके से H2O हमारे, इसके मोल्स बहुत ज्यादा हैं और इसके मोल्स बहुत हमारे कम है, तो इसकी वजह से NCO2 को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा ये दोनों साथ साथ में है, तभी कंपैरिजन हो रहा है। अब आप सोचेंगे कि ये भी तो NCO2 है, इसको भी हटा दो, इसको भी निग्लेक्ट कर दो, लेकिन इसका तो कोई कंपैरिजन नहीं है, इसके साथ में तो कोई है ही नहीं, ये तो अकेला है। भाई मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 1 लाख रुपए हैं और 1 रुपया है, दोनों साथ में खड़े हैं, तभी तो सामने वाले को 1 रुपए वाले को निग्लेक्ट कर सकते हैं आप। लेकिन अगर उस कोई व्यक्ति अकेला खड़ा है जिसके पास 1 रुपया है और उसके साथ में कोई नहीं है, तो उसके पास कुछ तो है, अब उसका कंपैरिजन किसी से नहीं हो रहा, तो उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते। 1 रुपए में जो भी चीज आती होंगी वो खरीद सकता है, ठीक है, तो उसको प्रेफरेंस आप दे देंगे। तो इसको निग्लेक्ट नहीं, सिर्फ इसको निग्लेक्ट कर देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा NCO2 अपॉन NH2O इज इक्वल्स टू, जो ये वैल्यू है ये लिख देंगे कितनी, 2.5 × 101
325 पास्कल अपॉन कितना है 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। इस तरीके से हम यहाँ पे ये लिख देंगे। अब हमें काम करना है NCO2 और NH2। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए हमें निकालना क्या है WCO2 और N क्या होता है? N होता है हमारा W अपॉन M, मतलब मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो देखिए अगर M का फॉर्मूला खोलूं मैं, ये इंप्लाई करेगा NCO2 इज इक्वल्स टू MCO2 अपॉन W मतलब मास W अपॉन M CO2, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। और NH2 मैं निकालूं, ये कितना हो जाएगा? इसका भी मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है WH2 का हमारा 500 ml, कितना है 500 ml। और इसका मोलर मास कितना होता है? मॉलिक्यूलर मास वो होता है 18। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगा हमारा 27 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, 27 पॉइंट समथिंग मोल्स। अब देखिए हमारा NH2O तो हमारे पास है, यहाँ पे रख देंगे। NCO2 की जगह क्या रख देंगे? WCO2 अपॉन MCO2। तो इस तरीके से हमारा, अच्छा चलिए नहीं रखते हैं यहाँ पे, इस तरीके से NCO2 अपॉन जो भी आया 27 ही मान लीजिए, यहाँ पर 27 मान लीजिए, लेकिन 27.87 समथिंग कुछ ऐसा आएगा। और यहाँ पर जो वैल्यू है वो रख देंगे यहाँ पे, ठीक है, ये जो भी हमारी वैल्यू है ये रख देंगे। अब ये वैल्यू इधर पहुंच गई तो हमारा NCO2 की वैल्यू यहाँ पर आ गई। NCO2 की जगह क्या रखेंगे हम? WCO2 क्या रख सकते हैं? WCO2 अपॉन MCO2 ये रख सकते हैं। उसके बाद क्या करूंगा मैं? MCO2 मतलब मोलिकुलर मास ऑफ CO2 मेरा क्या हो जाएगा? CO2 का मोलिकुलर मास क्या हो जाएगा मेरा? CO2 मतलब 12 प्लस 16 इंटू 2 कितना जाएगा मेरा? 44। यहाँ पे 44 रख सकता हूँ, 44 उधर जाएगा, WCO2 की हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से वेट CO2 का हम निकाल सकते हैं। तो कितना आसान क्वेश्चन था ये भी, सिर्फ आपको अप्रोच लगानी थी और कुछ नहीं करना था, क्वेश्चन आपका सॉल्व। देखिए दोबारा समझा देता हूँ। KH की वैल्यू दे रखी है CO2 की, WCO2 हमसे पूछ रहा है, WH2 हमें दे रखा है, PCO2 हमें दे रखा है, टेम्परेचर हमें दे रखा है। फॉर्मूला लगाएंगे हेनरी वाला, P KH x लगाएंगे और हमारा जो इसको CO2 की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, ये लिख लिया हमने। मोल फ्रैक्शन एक तरफ कर लो, बाकी सब एक तरफ कर लो। तो क्या हो गया? x P अपॉन KH हो गया। P की वैल्यू हमारी रख देंगे, कितना आ जाएगा? 2.5 ATM अपॉन KH की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 2.5। ATM को पास्कल में चेंज करने के लिए 101325 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पास्कल में चेंज हो जाएगा ये। अब हमारा जो x है, x का फॉर्मूला खोल लेंगे, NCO2 अपॉन NCO2 प्लस H2O, इसके मोल्स निकालेंगे, इसको निगलेक्ट कर देंगे, इसके मोल्स निकालेंगे, तो ये हमारा मल्टीप्लाई में इधर पहुंच जाएगा, NCO2 निकल जाएगा। NCO2 का फॉर्मूला मास अपॉन मोलर मास खोल देंगे, मोलर मास हमें पता है, मोलर मास उधर जाएगा, तो हमारा जो वैल्यू आई है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे हमारा मास निकल जाएगा। और मास हमें CO2 का या फिर वेट हमें CO2 का निकालना था, तो सिर्फ यही करना था। सीधे सीधे फॉर्मूला अप्लाई करो, बस इसमें जरूरत है आपकी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। कम से कम एक क्वेश्चन को आप 2-3 बार तो करके देखें ही, बिना पेन चलाए आपका काम बिल्कुल नहीं बनेगा। आप ये सोच रहे हैं कि क्वेश्चन को पढ़ लें और एग्जाम में हम कराएंगे, तो वो नहीं होगा उस चीज से। क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया उस टाइम तो आपको लगेगा कि हाँ मुझे आ गया, लेकिन आप इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके देख सकते हैं। मान लीजिए एक बार आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, इसका सॉल्यूशन देख लिया कि हाँ मुझे आ गया क्वेश्चन बढ़िया तरीके से, लेकिन उसको एक बार अपने आप को आजमा के देखिए, वो क्वेश्चन पेन चला के सॉल्व करके देखिए, आपसे नहीं होगा गारंटेड, कुछ ना कुछ गलती जरूर होगी। तो इसी वजह से आपसे कहता हूँ कम से कम 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपका एग्जाम में पेन चल पाएगा और करेक्टली आप क्वेश्चन कर पाएंगे, नंबर गेन कर पाएंगे। तो इस तरीके से ये हमने हेनरी लॉ कांस्टेंट, हेनरी लॉ के ऊपर जो हमारे क्वेश्चंस थे 2 न्यूमेरिकल्स से इंटेक्स एनसीईआरटी क्वेश्चन, वो हमने पढ़ लिए हैं। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेनरी लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे डिट्टो रखे हुए मिल जाते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही, दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है, मेरा चैनल पसंद आया है, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।